हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। आज से हम लोग संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं जो कि सीटेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और मैं जितना इसमें पढ़ाऊंगा सारे के सारे आप लोगों के सीटेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक। क्योंकि मैंने सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इसमें असेंबल किया हुआ है और जितने भी कंटेंट पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एकदम डीपली से। तो यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये क्लास अभी कंटिन्यूसली चलने वाली है सीटेट 2022 के लिए, ठीक। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है पर्यावरण अध्ययन का वो है मधुबनी पेंटिंग, और इससे रिलेटेड आप लोगों को सीटेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मधुबनी बिहार का एक खूबसूरत ज़िला है। इसका जो पॉइंट है वो है कि यह डिज़ाइन त्योहारों और खुशी के मौके पर यहाँ घर की दीवारों और आंगन में बनाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए पिसे हुए चावल के घोल से रंग बनाए जाते हैं। यह रंग खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसके बाद है जो चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और कई अन्य जीव जंतु बनाए जाते हैं। यही मिथिला पेंटिंग की खासियत है जिसको मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक। कभी कभी इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मधुबनी मिथिला क्षेत्र में पड़ता है। आप लोगों को दीवार पर ये सारे के सारे चित्र दिख रहे होंगे, यही क्या है, मिथिला पेंटिंग के कुछ नमूने हैं। और नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री ऑफ बिहार है वो यहाँ पर मिथिला पेंटिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, बांस से बना पुल असम में पाया जाता है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, ये है बांस से बना हुआ पुल जो कि कहाँ पाया जाता है तो असम में पाया जाता है। वहाँ की जनता इसका उपयोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करता है, नदी पार करने के लिए करता है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को टाइगर के शरीर पर कुछ डिज़ाइंस दिख रहे होंगे ब्लैक से, तो ये किसके कारण होता है, इनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है, राइट। यहाँ पर जेब्रा के भी कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं ब्लैक एंड वाइट, ये भी उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। आप लोगों को डिस्प्ले में यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो जानवर है, भैंस या फिर गाय, इनके कान बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं। जिन भी जानवर के कान बाहर की ओर दिखाई देगा वो क्या करेंगे, बच्चे देंगे और उनके शरीर पर बाल पाया जाएगा, ठीक। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि किस तरह के जानवर बच्चे देते हैं, तो आप लोगों को डायरेक्टली मार देना है कि जिन जानवरों के कान बाहर की ओर होते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वह अंडे देते हैं। जैसे आप लोगों को रेवन दिख रहा होगा, पैरट दिख रहा होगा, इन सभी के कान बाहर की ओर नहीं होते हैं। बर्ड्स, ईगल, स्वान, डक, पेंगुइन, ऑल, इन सभी के कान बाहर की ओर नहीं होते हैं और ये अंडे देते हैं। इतना माइंड में रखना है बस। इसी तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को सीटेट के एग्जामिनेशन में ईवीएस के अंतर्गत देखने को मिल जाता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार के सीटेट के एग्जामिनेशन में 2-3 पेपर में ऐसे देखने को मिला था इससे क्वेश्चंस, ठीक। देखिए, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितना खाता है तो 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ, ठीक। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। यहाँ से इस बार क्वेश्चंस देखने को मिला था कि हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो जिन लोगों को पता था उन्होंने लगा दिया 2 से 4 घंटे, नहीं तो बहुत सारे उसको मिस कर गए, ठीक। तो आप लोगों को मिस नहीं करना है, ये माइंड में रखना है और इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है कि एक हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक। उसके बाद है हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है क्योंकि उनका शरीर विशाल होता है और धूप भी ज़्यादा लगती है, इसीलिए उनको पानी बहुत पसंद है, कीचड़ बहुत पसंद है। वैसे उसके कान भी पंखों की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कान बहुत बड़े बड़े होते हैं और जब उनको गर्मी लगती है तो क्या करता है, वो अपने कान को हिलाकर हवा करता है।
नंदू नाम का हाथी सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वज़न 200 केजी का है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, केवल 3 महीने का हाथी का वज़न 200 केजी का हो जाता है। और ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, इसलिए नाम भी दिया गया है यहाँ पर छोटे हाथी का, जो कि नाम है नंदू। और ये सिर्फ 3 महीने का है और इसका वज़न 200 केजी है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और बच्चे ही रहते हैं। कौन से रहते हैं? केवल हथिनी और बच्चे ही रहते हैं, यानी कि नर हाथी जो रहते हैं वो हाथियों के झुंड में नहीं रहते हैं। सबसे बुजुर्ग हाथी इस झुंड के नेता होते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि एक झुंड में कितने हथिनी रहते हैं, तो 10 से 12 हथिनी और कुछ बच्चे होते हैं जो एक झुंड में रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद झुंड छोड़ देते हैं। ऐसा भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है अमृता से रिलेटेड। देखिए, अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजरली गांव की रहने वाली थी। इस गांव का नाम खेजरली इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव में खेजरी के पेड़ बहुत थे। ये जो गांव का नाम खेजरली पड़ा वो किस लिए पड़ा? क्योंकि खेजरी के पेड़ बहुत मात्रा में उस गांव में पाए जाते थे। और खेजरी का जो पेड़ होता है वो मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। और ये बात राजस्थान के जोधपुर के पास की है, तो ऑब्वियस सी बात है कि खेजरली वहाँ पर उगते होंगे, क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उनको देख लेते हैं। देखिए, खेजरी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा भी बनती है एवं इस पेड़ की लकड़ी को कीड़े भी नहीं लगते। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कीड़े होना चाहिए, राइट। उसके बाद इसकी पत्तियाँ वहाँ के जानवर भी खाते हैं, इसलिए खेजरी महत्वपूर्ण था खेजरली गाँव के लिए। खेजरली के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। अमृता को देखकर उसकी बेटी और गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। अब उन्होंने जान क्यों दी भाई? क्योंकि वहाँ के जो कुछ ठेकेदार थे उन्होंने उन पेड़ों को काटना चाहा, जिसके विरोध में अमृता देवी और उनके गांव वासियों ने उनको खुल करके विरोध किया कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। वहाँ के लोग पेड़ों को अपने बच्चे के समान मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत गर्मी होती है और बारिश नहीं होती है, जिसका कारण वहाँ का वातावरण है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की जो भूमि है वो मरुस्थलीय है। इसलिए वहाँ के लोग पेड़ों को बहुत पसंद करते हैं, ताकि कभी कभी बारिश हो जाए, ठंडक मिले उन लोगों को। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, तो 300 से ज़्यादा लोग और अमृता देवी की बेटी ने पेड़ से लिपटकर इस तरह से अपनी जान दे दी। ये जो पेड़ आप लोगों को दिख रहा है ये खेजरी का पेड़ है और मरुस्थलीय इलाका में ये पाया जाता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, अनीता कुशवाहा गर्ल स्टार। यह कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के हैं। ठीक, देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचहा गांव में रहती थी कौन? तो अनीता कुशवाहा। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर बोचहा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बोचहा। ये स्टोरी बोचहा गांव की है, जहाँ पर अनीता कुशवाहा रहा करती थी। और अनीता कुशवाहा मधुमक्खी पालन का काम करती थी। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अनीता कुशवाहा बच्चों को पढ़ाती भी थी, लेकिन बहुत प्यार से। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लीची के फूल मधुमक्खियों को खूब लुभाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। यह समय मधुमक्खी पालन का अच्छा समय होता है। अब इस पॉइंट को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय क्या है, तो आप लोगों को डायरेक्टली से रिप्लाई कर देना है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी पालन का सबसे बेहतर समय होता है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। क्लियर? ये जो है सो आप लोगों को मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा होगा, इसमें एक रानी मक्खी होती है और कुछ नर मक्खी भी होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती है। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है
जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाश करती है, इससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। देखिए, काम करने वाली मक्खियाँ जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है उस छत्ते में, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि काम करने वाली मक्खी का काम छत्ता बनाना भी होता है और बच्चा पालना भी। यह नहीं होती तो न ही छत्ता बनता और ना ही शहद बन पाता, और इसके नहीं रहने से सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती। तो कहीं ना कहीं जो काम करने वाली मक्खियाँ होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है शहद बनने की प्रक्रिया में। अब देखिए, नर मक्खी जो होती है छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है, तो उसको छोड़ दो। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि रानी चींटी अंडे देती है। अब ये चींटियों का समूह है और चींटियों में भी सेम मधुमक्खी की तरह ही होती है, इसमें भी कुछ काम करने वाली चींटी होती है, एक रानी चींटी होती है। देखिए, रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है, राइट। दीमक और तेतैया भी इसी तरह के समूह में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कर्णम मल्लेश्वरी से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस बार के सीटेट के एग्जामिनेशन में ईवीएस के अंतर्गत देखा गया था, राइट। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। यह एक वेट लिफ्टर है, कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार है। इसने 12 साल की उम्र से ही वज़न उठाना शुरू कर दी थी। अब यह एक बार में 130 किलोग्राम वज़न उठा लेती है। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि उन्होंने कितने उम्र से अपना वज़न उठाने का काम आरंभ किया, तो 12 साल की उम्र से, राइट। और वह कितना वज़न उठा लेती है, तो 130 केजी वज़न। इन्होंने भारत के लिए भारत से बाहर कुल 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी वज़न उठाने का अभ्यास करती है। देखिए, ऐसा क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है सीटेट के एग्जामिनेशन में कि ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है, उन्होंने भारत से बाहर भारत के लिए कितने कुल मेडल जीते हैं। तो आप लोगों को डायरेक्टली से टिक कर देना है कि 29 मेडल उन्होंने जीते हैं, राइट। अब देखिए, वीवीआई क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये है उत्तराखंड से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पॉइंट। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। झाड़ियों में लगे कहीं लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। ये उत्तराखंड में पाया जाता है और पहाड़ों के बीच में कहीं कहीं लाल फूल देखने को मिलते हैं तो कहीं कहीं वाइट कलर के फूल फ्लावर देखने को मिलते हैं, और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है वहाँ का। आप लोग देख ही सकते हैं पिक्चर में, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है बरगद के पेड़ की लटकन पर हम सभी झूला झूलते हैं। ये जो आप लोगों को बरगद का पेड़ दिख रहा है चित्र में, इसमें जो कहीं कहीं लटकन दिखाई दे रहा है, उस पर क्या करते हैं बच्चे? झूला झूलते हैं। और ये पॉइंट एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं, सारे के सारे पॉइंट। तो उसी तरह से कुछ लिखा गया है जो मैंने लिखा है, राइट। देखिए, उसके बाद क्या है कि यह इसकी जड़ें है वह टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। यानी कि ये जो लटकन दिख रहा है आप लोगों को, ये उनके जड़ों के समान कार्य करती है और ये लटकते लटकते ज़मीन के अंदर तक चली जाती है और बाद में पेड़ को सहारा देना भी स्टार्ट कर देती है, मजबूत खंभों की तरह, राइट। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद के जड़ें पाया जाता है, राइट। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। ये चित्र आप लोगों को देख रहा होगा, ये रेगिस्तानी ओक है और नाम से ही पता चल जाता है कि ये रेगिस्तान के इलाके में पाया जाता होगा। क्लियर। देखिए, इसमें पत्तियां बहुत कम होती है। इस पेड़ की जड़ें इतनी बड़ी होती है कि 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिया जाए उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती है, राइट, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यानी कि ये जो रेगिस्तानी ओक होती है ना, रेगिस्तानी ओक की जड़ें उस ओक के पेड़ के 30 गुने अंदर तक जाती है जब तक कि उनको पानी की प्राप्ति न हो जाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। यदि इस इलाके में कभी पानी की कमी होती है तो लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये जो आप लोगों को तना दिख रहा है जिसको अंग्रेजी में ट्रंक बोला जाता है, इसके अंतर्गत पानी रहता है। जब कभी इन इलाके के लोगों को ज़रूरत होती है पानी की तो पतला पाइप डालकर उसके तने से पानी निकाल लेते हैं। क्लियर।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। आज बिहू त्यौहार मनाया जा रहा है कहाँ पर? असम में। ऐसा एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। चावल की नई फसल कटी है ना, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर तैयार किया जाता है। कौन सा घर? तो भेला घर तैयार किया जाता है। और ये कब होता है? तो बिहू त्यौहार के अवसर पर होता है। देखिए पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे, क्योंकि आज भाई उड़ूका जो है सो ये असम के त्यौहार है जो बिहू को ही कहा जाता है। क्लियर? त्यौहार को मनाने के लिए सभी परिवार मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया जाता है और मेज़ी के लिए लकड़ी का इंतज़ाम किया जाता है बिहू त्यौहार के अवसर पर। द नेक्स्ट पॉइंट है कि बोरा चावल भिगो दिया जाता है पिट्ठा बनाने के लिए। पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ लोग खाना बना रहा है तो कुछ लोग शकरकंदी भून रहे हैं, तो कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगे हुए हैं। शाम को सभी को चाय और पिट्ठा भी देंगे। और ऐसा कब होता है? बिहू त्यौहार के अवसर पर। क्लियर? अब देखिए इसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। पहले दिन को उड़ूका कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड बनाते हैं। शेड का मतलब होता है टेम्पररी घर, जो इस त्यौहार के लिए बनाए जाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं। राइट? इस त्यौहार के अवसर पर ज़्यादातर औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती है। ये जो आप लोगों को नृत्य दिख रहा होगा, ये माघ के बिहू त्यौहार के शुभ अवसर पर वहाँ की महिलाएँ खुशियाँ मनाती है और इस त्यौहार को इस तरह से कुछ सेलिब्रेट करती हैं। आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक का बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना नए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप स्टेइंग विद मधुबनी एकेडमी। थैंक यू।